हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था महाजनपद, उसके बाद के अध्याय में नए विचार और नए उत्तर। तो इस लेसन में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था और बहुत कुछ सीखा था। उसी के संबंधित अब ये हमारा 7वां अध्याय है, जिसका लेसन का नाम है राज्य से साम्राज्य। कैसे हम छोटे छोटे राज्यों से जीतते जीतते एक साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो स्थापना करते इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये कैसे यात्रा हमने पूरी की है, इसके बारे में हमें इस अध्याय में पढ़ना है। लिखा है रोशन के रुपए। अब आप तो सोच रहे होंगे ये रोशन है, और तो ये प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया जो है, इसी का नाम रोशन है। ये रोशन है। ठीक, लिखा क्या है? जन्मदिन पर रोशन को दादी जी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथों में दबा रखा था। वह एक नया सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे सेब चित्रण थे। उसने सोचा, आखिर ये सेब क्यों बने हुए हैं? तो ये आपके मन में भी सवाल आता होगा। अगर आप भी कभी नोट देखिएगा तो ये चीज़ है कि दाहिनी ओर जो है गांधी जी का चित्र है और बाईं ओर छोटे छोटे सेब का चित्र है। तो आपके मन में ये ख्याल आता होगा, उसी तरह रोशन के मन में भी ये ख्याल आता है। तो अब ये सेब क्यों बने हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। इस अध्याय में रोशन के रुपए वाले सामग्री बच्चों की तस्वीर के साथ लगाएं। हम जिस सेब के चित्र रुपए और पैसे पे देखते हैं, उसका एक लंबा इतिहास है। जो भी हम इसमें बताया गया है, जो भी हम नोट या सिक्के पे जो सेब का चित्र देखते हैं, इसके में जो है बहुत लंबा इतिहास है इसके बारे में। ये उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ मतलब क्या हुआ? स्तंभ मतलब खंबा, आपने देखा है ना, उस तरह पर स्थापना की गई है। इस विषय में तुमने अध्याय 5 में अध्याय 6 में पढ़ा है। इस विषय में हमने पढ़ा है ना, अध्याय 6 में हमने पढ़ा है। तो ये जो आपने पिक्चर देख रहे हैं, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये वही स्तंभ लेख के ऊपर जो है शेरों का चित्र है। ये पत्थर के बने हुए हैं, इसे बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। ठीक, अब तो ये हमने देख लिया, ये जो है पत्थर के बने हुए हैं और स्तंभ मतलब खंबे पे वो सबसे ऊपर हिस्से में रहता है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक का निर्देश पर जिसे इसके जैसा कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्णित किया है। मतलब इतिहास का महान राजा, कौन महान राजा है? अशोक है, जिसने अपने निर्देश को पत्थर और स्तंभ तो वही खम्भे पर उत्कीर्णित करवाया है, उस पर लिखवाया है अपने निर्देश, जिससे लोग जो है उसे पढ़े और उसका पालन करें और उसका अध्ययन करें। इसके पहले ही हम यह जानने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करेंगे कि उसके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया है। पहले कि ये जानने की कोशिश करने से पहले हमें ये जानना होगा कि वो क्यों उसके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया है। अशोक के राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया, पहले ये जानेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि जो अभिलेख है, जो भी पत्थर पे या स्तंभ पे लिखवाया है उन्होंने, वो क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग
2300 साल पहले की थी। चाणक्य और केतली नामक एक महान बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलती है। अब जैसे कि यहाँ लिखा है, ये इम्पोर्टेंट है, आप नोट कीजिएगा। जो चाणक्य की कौन सी किताब है? अर्थशास्त्र। अब ये सोचेंगे कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक के बारे में बताती होगी, नहीं। अर्थशास्त्र जो है, जो अशोक साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था को बताती है कि वहाँ पे किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था थी। अब क्या बताए? अशोक के दादा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब की थी? 300 साल पहले की थी। ठीक, लिखा क्या है? साम्राज्य में बहुत से नगर थे। अब जैसे साम्राज्य में बहुत से नगर थे, मानचित्र में उन्हें काले बिंदु से दिखाया गया है। जो साम्राज्य, वहाँ पे बहुत सारे नगर भी थे, जो अभी हम मानचित्र में जाएंगे और काले रंग के हैं, उसे पढ़ेंगे। ठीक, इनमें साम्राज्य की राजधानी, ये जो है साम्राज्य जो थे, इसकी राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र है। उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख हैं। ये जो साम्राज्य है, उसकी राजधानी कौन सी है? पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला, ये प्रमुख राजधानी है। ये तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग है। क्या बताया है कि जो तक्षशिला है, वो क्या है? उत्तर और पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग है। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता है। ये जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ जब हम जाएंगे तो उसके बीच में उज्जैन पड़ता है। ठीक, शायद नगरों में व्यापारी सरकारी अधिकारियों का शिल्पकार रहा करते थे। अब ये इनका कहना क्या है? इस किताब का कहना क्या है कि हो सकता है कि उस नगर में जो है व्यापारी जो करते हों, वो या तो सरकारी कार्य करने वाले अधिकारी या तो शिल्प कला मतलब हाथों की कला वाले लोग वहाँ पे रहा करते थे। अब जैसे कि हमने मानचित्र में बताया है, ये काले रंग का आपको बताया है क्या क्या, ये काले रंग का, जैसे कि ये राजधानी है पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला। क्योंकि ये 3 राजधानी जो महत्वपूर्ण है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, जो कि एक क्या है कि जो एक उत्तर दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जाने वाला उज्जैन है। ठीक, यहाँ यात्रा की जाती होगी। ठीक, और ये जो तक्षशिला है, तक्षशिला जो है उत्तर पश्चिम के और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग हुआ करता था। ठीक, ये कुछ इम्पोर्टेंट पिक्चर है। और ये काले रंग के बिंदु है, ये जो है उनके प्रमुख क्या है? राजधानी है। ठीक, आगे लिखा है साम्राज्य में बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुओं के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाके में ज्यादातर हिस्से जंगल से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीवन चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों के लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और वहाँ तक कि अलग अलग किस्म का पोशाक भी पहनते थे। अब जो साम्राज्य थे उसमें बहुत बड़े बड़े गांव भी हुआ करते थे, जो कि किसान थे और पशुपालन किया करते थे। और उनका क्या था कि वो जंगल, आधा हिस्सा जंगल से भरा हुआ था, तो वो जो है शिकार करके और भोजन को इकट्ठा करके अपने जीवन को यापित करते थे। और ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जो लोग रहते थे जो जंगल में, उनकी भाषाएं अलग होगी, उनका रहन सहन भोजन भी अलग होगा और उनका पोशाक मतलब उनके कपड़े भी अलग हुआ करते थे। ठीक, यहाँ आप देख रहे छोटी सी स्टोरी। ये छोटी सी में हमें क्या बताया है, जिन जगहों पे अशोक के शिलालेख मिलते हैं उन्हें लाल बिंदु से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे।
उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिलते हैं। भारत में कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर है? अब ये बताना है कि यहाँ जो लाल रंग के बिंदु ये आपको देख रहे हैं, ये सब ये और यहाँ 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 ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? जहाँ शिलालेख पाया गया है वो स्थान है। ठीक, जैसे कि ये गुजरात में है, राजस्थान के पास आया, ये महाराष्ट्र के पास है, ये मध्य 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 प्रदेश है, जम्मू कश्मीर के पास है, पाकिस्तान के पास, इससे अफगानिस्तान में भी कुछ अभिलेख पाए गए हैं। इस तरीके से हमारे इस मानचित्र में दिखाया गया है। तो ये कुछ अभिलेख है जिसके जरिए अशोक साम्राज्य के राज्य में था। आगे लिखा है राज्य साम्राज्य में कैसे भिन्न है। अब जो राज्य साम्राज्य से जो राज्य है और साम्राज्य कैसे एक दूसरे से भिन्न है ये बताना है। क्योंकि साम्राज्य राज्य के बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधन की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। जो बता रहा है कि जो साम्राज्य है वो राज्य से बहुत बड़े होते हैं और उसकी रक्षा करने के लिए बहुत सारे सेना पुलिस की जरूरत होती है और ऐसे संसाधनों को भी जरूरत होती है, जिससे जो राजा है की तुलना में मतलब जो है वहाँ के संसाधन की तुलना में अधिक संसाधन की जरूरत होती है। इसी कारण से वहाँ पे बड़ी संख्या में कर को इकट्ठा किया। कर का मतलब क्या हुआ? टैक्स लिया जाता था, जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ठीक, जैसे कि इसमें बताया है जो राज्य है और साम्राज्य में कैसे भिन्न। जो राज्य वो छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। जब राज्य मिल जाते हैं और वो बहुत अधिक क्षेत्र में फैल जाते हैं तो उसे साम्राज्य कहा जाता है। तो यही तुलना है कि एक राज्य जो है छोटा होता है और साम्राज्य जो है बड़ा होता है। और साम्राज्य के लिए जो है बहुत सारे सेनाओं की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। और ये जो राजा है उस समय के राजा जो है अपने संसाधन और जो सेनाओं की ज़रूरत होती है वो कैसे वसूली करते थे? कर के रूप में उसे लिया करते थे। ठीक, ये आपको समझ आया। अब इसमें लिखा है साम्राज्य का प्रशासन। अब जो साम्राज्य का प्रशासन किस तरह से जो साम्राज्य होता था उसमें जो राजा था या जो सम्राट कहते हैं वो किस तरह से प्रशासन करता था, अपने साम्राज्य को व्यवस्थित रखता था, ये हम पढ़ेंगे। लिखा है क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, मौर्य साम्राज्य जो था बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर साम्राज्य का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इन इलाकों के गांव और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकलाओं और व्यापारों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। अब ये क्या बताया है कि मौर्य साम्राज्य जो था बहुत बड़ा साम्राज्य था। जैसे कि राजधानी हमने बताया था क्या क्या? उज्जैन, पाटलिपुत्र और क्या बताया था? अरे हाँ, उज्जैन, पाटलिपुत्र और तक्षशिला। तो इन जगह पे इनका जो था साम्राज्य फैला हुआ था। तो इस हिसाब से जो था जहाँ पे था वहाँ शासन अव्यवस्था अलग अलग थोड़ी थी। तो जो पाटलिपुत्र इसमें था वहाँ पे साम्राज्य का सीधा नियंत्रण था। उस इलाके में साम्राज्य वहाँ सीधा नियंत्रण रखते थे। जैसे कि वहाँ के जो किसान थे, पशुपालक थे, शिल्पकला जो हाथ से कढ़ाई करते थे या व्यापार थे, उनसे कर लिया करते थे। और जो कर लेने के लिए जो साम्राज्य है उस साम्राज्य का राजा जो था वो एक अधिकारी को नियुक्त करता था। अगर कोई उस अधिकारी की बात नहीं मानता था तो उसे क्या दिया जाता था? सजा भी दी जाती थी।
इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। जो अधिकारी नियुक्त करता था, जैसे कि अभी भी सरकार जो है अधिकारी को नियुक्त करता है कार्य के लिए, अपने राज्य को की व्यवस्था को चलाने के लिए, और उसे वेतन देता था। उसी तरह मौर्य साम्राज्य में भी जो कर वसूलों के लिए अधिकारी बनाए जाते थे, उन्हें वेतन भी दिया जाता था। संदेहवाहक एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्य प्रणाली पर नजर रखते थे। जो ये बात बता रहा है, कैसे हमें पता चलता जो अधिकारी है, क्या वो छल कपट कर रहे हैं, क्या वो नहीं सही से काम कर रहे हैं, तो वो कैसे पता चलता था कि उस समय के जो राजा थे वो अपने जासूस को उन अधिकारियों के बीच में छोड़े रहते थे, उन पे वो निगाह रखते थे, उनसे उनके कार्य प्रणाली पे वो नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज्य परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। जो कि बताया गया है कि सबसे ऊपर कौन था? सम्राट थे। सम्राट क्या, राजा को भी कहते हैं, सबसे बड़ा राजा था। अब जो कि वो जो राजा था वो अपने राज्य परिवार, अपने परिवार और महामंत्री की सहायता से वो जो है अपने राज्य पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत भी थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांत राजधानियों से शासन किया जाता था। और जैसे कि छोटे छोटे प्रांत मतलब छोटे छोटे क्षेत्र भी, गांव भी थे, जो कि तक्षशिला और उज्जैन उनकी राजधानी थी, वहां से ये शासन किया करता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां पर राज्यपाल मतलब गवर्नर, राजपाल किसे कहते हैं? गवर्नर बना कर भेजा जाता था। जो राजकुमार हुआ करते थे उस समय उन्हें क्या है, उस जगह का राज्यपाल बना दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। अब जैसे कि छोटे छोटे जो राज्य होते थे जिस पे मौर्य साम्राज्य का शासन तो था, लेकिन उनके जो परंपराएं और जो नियम थे वो अपना ही मानते थे, साम्राज्य का नहीं मानते थे। इस तरीके से इसमें बताया गया है। प्रादेशिक केंद्र के बीच विशेष क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासन सिर्फ मार्ग और नदी पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आगमन के लिए महत्वपूर्ण है। वहां से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम बंगाल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। इसमें क्या बताया है कि जो वहाँ पे बड़े बड़े राज्य क्षेत्र थे, वहाँ के जो राजकुमार बड़े बड़े क्षेत्र जो थे वहाँ पे तक्षशिला और उज्जैन पे बैठ के वो शासन किया करते थे। और उसके लिए वो क्या करते थे, वो खुद नहीं, वो तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे रखते थे, पाटलिपुत्र में उनका ज़्यादा नियंत्रण था। तो वो वहाँ के लिए राजकुमारों को नियुक्त करते थे राज्यपाल या गवर्नर के रूप में, वो वहाँ के राजकुमारों को नियुक्त किया करते थे। लेकिन इससे है कि वहाँ के जो लोग होते थे वो तो नियुक्त कर देते थे, लेकिन वहाँ के लोग जो है अपनी परंपरा और अपने नियमों का ही पालन करते थे। ठीक, और ये लोग जो होते हैं वहाँ पे सिर्फ जो है नदी और मार्ग पर नियंत्रण की कोशिश करते थे। वो किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं करते थे, सिर्फ आने जाने के मार्ग और व्यापार के लिए वह उन पर नियंत्रण करना चाहते थे। और जो भी संसाधन उन्हें मिलते था भेंट के रूप में, उपहार के रूप में, वो उन्हें इकट्ठा करके लेकर आया करते थे। जैसे कि अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि उत्तर से पश्चिम उत्तर से पश्चिम कंबल के लिए, जैसे कंबल जो ओढ़ने वाला है वो उत्तर से पश्चिम देश के लोगों से बहुत प्रसिद्ध था। और दक्षिण भारत से सोना और कीमती पत्थर बहुत प्रसिद्ध था, यहाँ से वो व्यापार किया करते थे। ये संभव है कि संसाधन नजारों के रूप में इकट्ठा
किया जाता था, जो संसाधन है नजारे के रूप में इकट्ठा किया जाता था। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफी हद तक नियंत्रित थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पद अधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधुमक्खी या मधु शहद हो सकता है और मोम जैसी चीजें लाकर देंगे। तो जो जंगल का इलाका बच जाता है मौर्य साम्राज्य में, जो आधा हिस्सा जंगल था, उसमें जो रहने वाले लोग हैं उससे बस यही उम्मीद किया जाता था कि वो घोड़ा, हाथी, मधुमक्खी के शहद होंगे, मोम है, फल फूल वो इकट्ठा करके मौर्य साम्राज्य को दें। बस उनसे यही उम्मीद किया जाता। अब देखा क्या है नजराना। नजराना क्या होता है? जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से भी से सभी पर संभव हो इकट्ठा किया जाता था। नजराना जो है कर के रूप में लिया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में ऐसे लोगों से लिया जाता था जो स्वेच्छा से इसे दे। मतलब है कि जो नजराना है एक कर के रूप में लिया जाता था और वो जो है विभिन्न पदार्थों पे लिया जाता था। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि खाने की चीज है या पहनने की चीज हो या लकड़ी हो, ईंधन के रूप में वो नजराना लिया जाता। और वो ऐसे लोगों से लिया जाता था जो उसे देने में सक्षम हो। ठीक, लिखा है राजधानी में साम्राज्य। अब इसमें क्या लिखा है? राजधानी में सम्राट। और जो सम्राट है उनकी राजधानी के बारे में इसमें बताया गया है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। जो सेल्यूकस निकेटस कहाँ का थे? पश्चिम एशिया और यूनानी का राजा था सेल्यूकस निकेटर है। उन्होंने अपने राजदूत को भेजा। क्या नाम है उसका? मेगास्थनीज। ये आप इसका नाम देख सकते हैं। ये उसका नाम है मेगास्थनीज। ठीक, मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण किया। जो कुछ मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के राज्य में देखता है, प्रशासन में देखता है, वो एक विचरण करता है। वहाँ वहाँ हम उसके विचरण का एक अंश दे रहे हैं। ये जो है उसके वितरण का एक अंश है। अब लिखा क्या है? सम्राट का जनता के सामने आने का अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। जो सम्राट था वो जनता के सामने जब आने का होता था तो एक अवसर के रूप में, जो कौन सा अवसर था? शोभा यात्रा अवसर के रूप में मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोना और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रतीक्षित तोते का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। अब ये जो विचरण कर रहा है ये मेगास्थनीज जो वहाँ एशिया यूरोप के जो राजदूत भेजा है उसने ये चित्र देखा है और ये वर्णन कर रहा है। लिखा क्या? राजा समानता हथियार बंद महिलाओं से घिरे रहते थे। वे हमेशा इस बात से डरते थे कि कहीं उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे, कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उसे खाकर चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। अब जो वो राजदूत है उनके यहाँ जाता है और वो क्या देखता है कि जो सम्राट
है, वहाँ का जो राजा है, वो जब जनता से मिलने जाता है तो एक जश्न के रूप में उसे मनाया जाता है, जिसे कहते हैं शोभा यात्रा के रूप में मनाते थे। और वो जो है एक सोने के पालकी में बैठे रहते थे और उनके रक्षक जो है सोने चांदी के अत्यंत हथियारों हाथियों पर सवार रहते थे, जो उनकी रक्षा करने वाले थे। वो सोने चांदी के साथ और हाथियों पे बैठे रहते थे। और जो महिलाएं थी वो हथियार बंद करके महिलाओं से वो घिरे हुए रहते थे। और इस बात से डरते थे कोई उनकी हत्या ना कर दे। फिर तो वो खाना भी जब खाते थे उससे पहले जो है उसे चखाते थे नौकरों से। ठीक, और वो एक कमरे में 2 रातें नहीं बिता सकते, वो अलग-अलग कमरे, एक-एक रात में अलग-अलग कमरे बदलते रहते होंगे। और लिखा है पाटलिपुत्र के बारे में। अब पाटलिपुत्र क्या है? पाटलिपुत्र जो अभी के आधुनिक समय में पटना में है, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। कि ये बहुत विशाल और खूबसूरत नगर है क्योंकि यहाँ पे अशोक सम्राट यहीं पे रह के सब पे नियंत्रण किया करते थे। यह एक विशाल और प्राचीन से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटें से बनी है। राजा का महल भी काठ से बना है जिसके पत्थर की नक्काशी और अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यान और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। राजा द्वारा खाना खाने से पहले नौकर से क्यों चखाता था? क्योंकि उसे हमेशा ये डर रहा जाता था कोई उसकी हत्या ना कर दे, इसलिए वो खाना खाने से पहले नौकर को चखाता कहीं इसमें जहर तो नहीं है। और जैसे कि पूछा गया है पाटलिपुत्र मोहनजोदारो की किस तरफ की भिन्न है? जो पाटलिपुत्र है और ये जो है किस तरह से भिन्न है, अब ये हम देखेंगे। ये पूछा जो है पाटलिपुत्र एक बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत नगर है जहाँ पे मौर्य सम्राट बैठकर सब पे नियंत्रण किया करता था। और इसमें क्या बताया 570 बुर्ज और 64 द्वार है, 64 दरवाजे हैं। 2 से 3 मंजिल वाले घर हैं, लकड़ी और कच्चे से बने हुए। ठीक, महल जो है कांच से बना है जिससे पत्थर नक्काशियाँ की गई हैं। और इसके चारों तरफ उद्यान और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरा हुआ है। उसके चारों तरफ जो महल है वो उद्योग मतलब बगीचा है और चिड़ियों के बसेरा। और जब बाग बगीचा होगा तो चिड़ियों के लिए वो घर बनाया है जिससे वो चारों ओर से घिरा हुआ है। उसके बाद उसका महल आता है। ये हमने पढ़ा। अब यहाँ लिखा है अशोक एक अनोखा सम्राट था। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह ऐसा पहले शासक था जिसने शिलालेखों द्वारा जनता तक अपने आदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक को ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा या ब्राह्मी भाषा लिपि में है। अब अशोक एक ऐसा राजा है जो अपने आदेशों को अभिलेख स्तंभ लेख पर या पत्थरों पर उद्धृत कराता था, लिखवाता था जिससे जनता तक उसके आदेश पहुंच सके। और वो किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में, और या तो ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण भाषा में हुआ करते थे। प्राकृतिक भाषा जैसे आम बोलचाल भाषा या तो ब्राह्मणी भाषा में हुआ करते थे। तो हमने पढ़ा कि अशोक जो है अभिलेख है। अब इसे अशोक को अभिलेख का राजकुमार भी कहा जाता है। इससे पता चलता है कि अशोक का कालिंग युद्ध, अब ये अशोक जो है कालिंग से युद्ध करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके साम्राज्य को वो छीनना चाहता है, इसलिए वो इसे युद्ध करता है। अब लिखा क्या है? कालिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अब जो उड़ीसा है उसी का प्राचीन नाम क्या है? कालिंग। ठीक, जो 5 नंबर में हम देखेंगे। ये हम आ रहे हैं, ये देखते हैं। ये जो है ये आप ये है
कलिंग ये क्या है, उड़ीसा, यहाँ पर जो है अभी के समय ये उड़ीसा राज्य में है। ये उसी के बारे में कहा है, ये जो है उड़ीसा में है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्होंने युद्ध को विसर्जन हो गए। उन्होंने निर्णय लिया कि वह भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अब ये क्या बता रहा है कि जो अशोक है कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ता है और वो उस युद्ध में इतने लोग मारे जाते हैं जिसे खून खराबे को देखकर और हिंसा को देखकर वो बहुत बेचैन हो जाता है और वो एक फैसला लेता है कि मैं भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करूँगा। ये पहला राजा है जो युद्ध करने से युद्ध ना करने की कसम लेता है। ये इसीलिए इसका जो है इतिहास में सबसे बहुत बड़ा राजा के नाम से कहा गया। अब जैसे क्या लिखा है, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिनय। जो कलिंग युद्ध में लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, तो उस लड़ाई में अशोक ने क्या देख लिया है जिससे वो फैसला लेता है कि वो कभी भी भविष्य में युद्ध नहीं करेगा, उसी का वर्णन किया है अशोक के अभिलेखों में किया गया है। लिखा क्या है, आपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बताया बात कही। अब ये क्या लिखा है, अपने एक अभिलेख में अपने एक अभिलेख में जो है अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय किया। राजा बन गया और 8 साल बाद उसने कलिंग पर विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? ये सवाल खुद से कर रहा है। वो जब कलिंग को जीतता है तो कितने 1.5 लाख को तो बंदी बनाया गया और 1 लाख से ज्यादा तो लोग मारे गए। उससे इस बात का बहुत दुख हुआ। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बन जाते हैं। ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। ये बता रहा है कि अगर कोई स्वतंत्र देश को हम जब जीतते हैं, आक्रमण करते हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग मरते हैं और बहुत सारे लोग बंदी बनाए जाते हैं, जिसमें से ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान, वे भी युद्ध में तो मारे जाते हैं, यहाँ अपने प्रियजनों को खो देते हैं। अब ये चीज वो देखता है और वो अनुभव करता है, जो उसके तो दुख होता है। किस बात का? इन्हीं बातों का उन्हें दुख होता है कि जो भी लोग हैं वो अपने सगे संबंधियों और प्यारे मित्र को खो देते हैं। कोई दासी को, कोई दयावान व्यक्ति हो, उसे मार देते हैं और जो प्रियजन है वो उसे खो देते हैं, जो उसे चाहने वाला है उसे खो देता है। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि अब मैं धर्म पालन करूंगा और दूसरों की उनकी शिक्षा देने का प्रयास निश्चय किया है। अब जो है अशोक ने यह चीज है कि इसमें क्या कहता है अशोक, इसलिए उन्हें ये सब देख के मुझे पश्चाताप होता है और वो कहते हैं कि मैं धर्म का पालन करूंगा और दूसरे को इसकी शिक्षा प्रदान करूंगा। फिर लिखा है, मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। ये कह रहे बल से लोगों को जीतना, जो राज्य को जीतना, उससे अच्छा है कि मैं धर्म के मतलब कि जो धर्म की शिक्षा है उसके द्वारा हम लोगों को जीते वो ज्यादा बेहतर है। ये बताते हैं
यह अभिलेख भविष्य के लिए यह एक संदेह के रूप में है, इसलिए उद्धृत करा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरा बेटा और पोता भी युद्ध ना करे। उन्होंने ये बातें जो है अभिलेखों में इसलिए उद्धृत कराया है, उनका उद्देश्य था कि ये जो है भविष्य में मेरे पोते या उनके बेटा जो है वो भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धमन को कैसे बढ़ावा दें। अब इनका कहना है कि ये सोचे कि युद्ध ना करके कैसे हम धमन को बढ़ाए। धमन का मतलब धर्म होता है, धमन का अर्थ होता है धर्म, मतलब धर्म की शिक्षा को कैसे हम आगे बढ़ाए कि लोग जो है एक दूसरे से लड़े झगड़े नहीं। इस तरह से उनके विचार हो गए थे कलिंग युद्ध के बाद। अब देखा है अशोक का धमन क्या था। अब अशोक जो थे धमन की शिक्षा किस तरीके से शिक्षा पे उनका था ये बता रहे। अशोक के धमन में किसी देवता की पूजा अर्थात किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। वह किसी भी देवता या कोई भी कर्मकांड नहीं किया करते थे। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों की अच्छी तरह व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उसका कर्तव्य था कि अपने प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुआ था। जो अशोक का धमन था, जो धमन मतलब धर्म का जो शिक्षा था वो देवी देवताओं पे नहीं था, कर्मकांडों पे नहीं था। कर्मकांडों मतलब यह करिए, ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसा कुछ नहीं मानना था। वो जो था उनका कहना है जिस तरह एक पिता जो है अपने बालक को अच्छे आदर सिखाता है, नैतिक के कार्य सिखाता है, उसी तरह क्यों ना मैं अपने प्रजा को सिखाऊं कि किस तरह हम बौद्ध धर्म के उपदेशों का पालन करें, उस पर जोर दें। इनका यह मानना था। ठीक, ऐसी कई समस्या थी जिसके लिए उनमें संदेह थी। उनके साम्राज्य को अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग थे और इनमें से कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकर के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच झगड़े रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उसका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धमन महामंत्र नामक के अधिकारियों को नियुक्त किया जो जगह जगह जाकर धमन की शिक्षा दी। धमन का मैंने पहले ही अर्थ बताया है कि धर्म। तो क्या करते थे वो जो है अपने राज्य में देखे जो पड़ोसी हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, क्या और देखा नौकर दास जो है उनके साथ बहुत क्रूर व्यवहार मतलब बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है। और वो देखते हैं कि जानवरों की बलि की जा रही। ये सब देख के वो कहते हैं, अशोक कहते हैं कि इसका एक ही निदान है कि वो अपने आप को कहते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं धमन की शिक्षा दूं। धमन मतलब धर्म की शिक्षा की। किस धर्म की शिक्षा को कहते हैं? वो जो है बौद्ध धर्म से बहुत प्रेरित थी, तो वो बौद्ध धर्म के उपदेशों को अपना शिक्षा बनाकर वह अपने राज्य में फैलाने लगे। इस कार्य को अकेले तो वो कर नहीं सकते थे क्योंकि उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। तो इस कार्य के लिए करने के लिए वो क्या बनाते हैं, एक ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करते हैं जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा को लोगों तक पहुंचाते हैं। उन्हें कहते थे धमन महामत्ता। क्या धमन महामत्ता नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेह कई स्थानों पे शिलालेखों और स्तंभों पे खुदवा दिया। अधिकारियों का यह निर्देश दिया गया है कि वे राजा के संदेह को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धमन के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस के दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने कहा श्रीलंका भेजा। अब देखो अशोक जो राजा था वो इतना बदलाव हो गया था उसके अंदर कि वो इस कार्य के लिए
क्या है, महात्मा बुद्ध के उपदेशों को, अपने धर्म, अपने साम्राज्य को बदलने के लिए, अपने, क्या कह सकते, अपने पश्चाताप को मिटाने के लिए वो क्या करता था, क्या, इस शिलालेखों और स्तंभ लेखों को करवाया करता था। इसलिए कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जो अनपढ़ हुआ करते थे उस वक्त, वो जो अधिकारी को नियुक्त करता था, वो उन्हें पढ़कर बता सके ये हमारे राजा का आदेश है और इसे आपका पालन करना चाहिए। ठीक, और इस कार्य के लिए उसने दूत भी भेजा। कहाँ पे, ग्रीस, मिस्र और सीरिया जैसे स्थानों में इन्होंने अपने दूत को भी भेजा। दूत मतलब एक खत के रूप में हम दूत कह सकते हैं। ठीक, और फिर इसी कार्य के लिए अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र का नाम महेंद्र है, पुत्री का नाम है मित्रा, ये जो है, इन दोनों को श्रीलंका में महात्मा बुद्ध के प्रचार के लिए भेजा था। ठीक, ये इतने बदलाव इनके अंदर आ गया था कि इसका कारण क्या था, उन्होंने जो कनहिंग युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने इतना खून खराबा देख लिया और अपने सगे संबंधों को टूटता देख लिया, जिससे उनके अंदर बहुत सारा पश्चाताप होने लगा, बहुत दुखी हो गए थे वो। ठीक, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये भी जो है एक, आप ये देख रहे हैं, ये भी एक, ओह माय गॉड, ये भी एक शिलालेख है जो कि इस समय है राष्ट्रपति के भवन पर रखा गया है। यह उस समय का मूत्र कला का एक नमूना है। यह भी एक शिलालेख है जो कि अभी जो है राष्ट्रपति के भवन पे रखा गया है और उस समय के चित्रकला का एक नमूना है। इतना ये बताया गया है इस अध्याय में। आगे लिखा है, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और श्रम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा का भी व्यवस्था की। अशोक में जब उनके अंदर बदलाव आता है तो वो सड़क भी बनवाते हैं, कुएं खुदवाते हैं और जो विश्राम गृह भी बनवाते हैं और इसके साथ साथ मनुष्य और जानवरों के लिए चिकित्सा घर भी बनवाते हैं। यह उन्होंने कार्य किया है। अब लिखा क्या है, अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। अब वो जो अभिलेखों में क्या उल्लेख करता है, ये लिखा है कि अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। लोग विभिन्न अवसर पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है या बच्चों के जन्मदिन पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये अशोक कह रहे हैं कि जो लोग हैं विभिन्न अवसर पर अनुष्ठान करते हैं। जैसे बीमार होते हैं तो कोई पाठ पूजा करता है, विवाह पे है कोई पूजा करता है, कोई जन्मदिन पे करता है, कोई यात्रा शुरू करने से पहले कुछ पूजा पाठ कराता है। तो ये अशोक कह रहे हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, अशोक का कहना है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो ज्यादा फलदायी होगा। अब इनका कहना है कि ये जो हम लोग करते हैं कर्मकांड, पूजा यज्ञ जो भी कराते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। इसके जगह अगर हम यदि जो रीति है उसको हम बदल कर कुछ और करें तो वो ज्यादा फलदायक है। यह अन्य प्रकार की रीति क्या है, अब कौन सी रीति हमें करना चाहिए वो फल दायक होगा, ये कह रहे हैं। ये है क्या, अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करो। कितना अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कितना अच्छा निर्देश दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। ये आपको भी करना चाहिए। जैसे लिखा है, अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, बड़ों का आदर करना चाहिए, सभी जीवों पर दया करनी चाहिए और ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना चाहिए। अब ये तो बता दिए, जो भी हम लोग पाठ पूजा करते हैं ना, या कोई भी हम यज्ञ करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम बड़ों की इज्जत करें, आदर करें
और उसके साथ नौकर भी है। बहुत लोग होते हैं कि नौकर के साथ बदसलूकी कि ए नौकर इधर आ, चाय लेके आ, पानी लेके आ, इस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल करते, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। ये अशोक ने भी अपने अभिलेखों में बताया है। तो ये चीज़ें हैं, जो निर्जीव जीव है उसे बेवजह ना मारें। बहुत लोग होते हैं मारते हैं, बहुत होता है, दूर से हटा देना चाहिए, जाओ जाओ यहाँ से जाओ, लेकिन मारना नहीं चाहिए। बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, और जो ब्राह्मण है उन्हें दान भी देना चाहिए। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बात गलत है। ऐसा भी है, धर्म मतलब मैंने बताया धर्म, ये नहीं है कि हम अपने धर्म की बहुत प्रशंसा करें और दूसरे धर्म की कमियां निकालें, ये दोनों बात ही गलत है। ना अपने धर्म की प्रशंसा करिए, ना उनकी धर्म की प्रशंसा। अगर कर रहे हैं तो ये नहीं कि अपने धर्म में बहुत सारी बुराइयां निकालें, ऐसा नहीं करना चाहिए। और लिखा है, हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ये इतनी अच्छी बात कहा है अशोक ने कि ये वास्तविक है। अगर कोई अपने धर्म की बढ़ाई करता है और दूसरे धर्म की बुराई करता है, तो ये आप समझिए कि वो अपने धर्म के ही बारे में नुकसान कह रहा है। इससे क्या होगा कि सामने वाला ये समझ जाएगा कि ये जो है इसका धर्म बहुत बुरा है, क्योंकि हमारा धर्म ये नहीं कहता है कि हम दूसरे के धर्म को अच्छा या बुरा कहें। ये हमारा धर्म का आदेश नहीं है, यही अशोक कह रहे हैं। ये इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ये बहुत इजी सी बात कही गई है, अशोक ने कितनी प्यारी बातें कही हैं। ये आप भी अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि किसी धर्म की आलोचना करने की, या आपकी धर्म बहुत प्रशिष्ट है, हमारा धर्म कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप बस इतना कोशिश कीजिए, आप उनके धर्म को समझने की कोशिश कीजिए बस, और उनका आदर कीजिए। कुछ आपको नहीं है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि उनका धर्म समझे और उसके धर्म में जाए, नहीं, आप उसके धर्म को समझे और बस आदर करें, और हम आपके धर्म को समझे, हम आदर करें। इस तरीके की भावना होनी चाहिए। अशोक ने कितनी प्यारी बात इस किताब अभिलेख में कह दी है अपने आदेश में। उनका हृदय किस तरीके से परिवर्तन हुआ ये आप देख सकते हैं इस शब्द में। यह जो लिपि है ज़्यादातर है ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। आधुनिक भारत में ज़्यादातर लिपि जो है सैकड़ों साल वर्ष में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई थी। यहाँ आप अक्षर अ को अलग अलग भाषाओं में देख सकते हैं। ये अक्षर अ है, ये हमारी अक्षर है। देवनागरी भाषा हम लोग बोलते हैं, जो भी हम लोग लिखते हैं देवनागरी भाषा में अ लिखाता है। इसी तरह है प्रारंभिक ब्राह्मी भाषा, फिर और ये क्या बंगाल भाषा और मलयालम में और तमिल में इस तरीके से अक्षर लिखे जाते हैं। ये सारे अक्षर अ ही हैं। ये जो हम लोग अ लिखते हैं ये सारे अक्षर अ हैं। ठीक, अब कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने देखी इसमें साम्राज्य के बारे में बताया, जो छोटे छोटे राज्य है उसे मिलकर, जब वो छोटे छोटे राज्य मिलकर साम्राज्य बनते हैं, जब बहुत चारों तरफ बहुत बड़ा जब राज्य में शासन हो जाता है किसी एक का, उसी को साम्राज्य कहते हैं। उसकी राजधानी भी हमने पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कौन सी, पाटलिपुत्र सबसे इम्पोर्टेंट राजधानी, वहाँ पे वो प्रशासन करता था। फिर उज्जैन है, उसके बाद आता है जैसे कि तीसरा जो था तक्षशिला, ये उनकी राजधानी के बने। अधिकारी क्या थे, कुछ कर के लिए अधिकारी थे। जब बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन होता है तो वह जो अधिकारी जो है धर्म की शिक्षा को प्रचार करने के लिए बहुत सारे अधिकारी को नियुक्त करते हैं, जिसका नाम क्या था, धमन महामत्ता, ये उनको कहा जाता था। संदेहवाहक
संदेहवाहक उन्होंने अपने संदेश को बहुत सारे स्तंभ लेख पर उत्प्रेरित कराया था। प्रतन क्या है? अंधमन। धमन का मतलब वो धर्म है। ठीक, प्रतन मतलब छोटे छोटे क्षेत्र जो हुआ करते थे उनके राज्य में वो भी थे, ठीक ना। तो ये कुछ हमने पढ़ा था, इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको ऊपर बताया। अगर कुछ नहीं समझ आया हुआ तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से इस लेसन को एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक, अब लिखा क्या है? आओ याद करें। अब आपको याद करना है, जो मैंने ऊपर पढ़ाया उसी के बारे में पूछा है, ठीक ना। मौर्य साम्राज्य के विभिन्न काम धंधों के लगे हुए लोगों की सूची बनाना है। अब जो मौर्य साम्राज्य में जो भी काम धंधे हुआ करते थे उनकी सूची बनाना है। जैसे कि बहुत लोग कृषि होते थे, बहुत पशुपालक होते थे, बहुत व्यापारी होते थे, ये तीन उनके कार्य में हुआ करते थे। कुछ लोग हैं जंगलों में शिकार करके अपने जीवन को यापित किया करते थे। ठीक, कोई है फल फूल को इकट्ठा करके अपने जीवन को यापित किया करते थे। ये कुछ लोगों का काम है। कुछ लोग काम करते थे, जैसे उनके मौर्य समाज के जो अधिकारी हैं कर वसूली का कार्य करते थे। और एक बाद में जब जो सम्राट अशोक का जब विजय परिवर्तन होता है तो भी वो एक है धर्म की शिक्षा को प्रचार करने के लिए कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। तो वो भी एक तरीके का कार्य था उनके। रिक्त स्थानों को भरे। अब खाली स्थान भरना है। अब लिखा कहा जहाँ पर साम्राज्य का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी वसूली करते थे। अब कहाँ पे साम्राज्य का सीधा शासन था? पाटलिपुत्र जो था वहाँ से उस साम्राज्य का सीधा जो था शासन था और वहाँ के अधिकारी जो थे कर वसूली किया करते थे। ठीक, राजाओं को अक्सर प्रांत में के रूप में भेजा जाता था। जो छोटे छोटे प्रदेश हुआ करते थे, प्रांत हुआ करते थे, तो वहाँ जो राजकुमार होते थे उन्हें क्या बना के भेजा जाता था? राजपाल मतलब गवर्नर बनाकर के रूप में वहाँ भेजा जाता था। तो यहाँ क्या होगा? गवर्नर या राजपाल लिखिएगा। और तीसरा लिखा है मौर्य शासन आगमन के लिए महत्वपूर्ण और पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। जो मौर्य शासन है आगमन आने जाने के लिए कहाँ पे मार्ग और नदियों पर वो महत्वपूर्ण नियंत्रण रखना चाहते थे। जो छोटे छोटे क्षेत्र हुआ करते थे उन पे कोई ना जोर जबरदस्ती कुछ नहीं थे, उनके अलग अपने रीति रिवाज हुआ करते थे। लेकिन जो है जो आने जाने का मार्ग हुआ करता था और जो नदी का मार्ग हुआ करता था उस पर वो नियंत्रण रखता था। प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को दिया करते थे। अब क्या कर दिया जाता था? उपहार दिया करते थे, भेंट दिया करते थे, ये चीजें उन्हें दिया करते थे। बताओ कि निम्नलिखित वाक्य सही और गलत। अब इसमें कौन वाक्य सही है कौन नहीं ये हमें बताना है, ऊपर के अध्याय के संबंधित है। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आगमन के मार्ग पर था? नहीं, उज्जैन उत्तर पश्चिम आगमन के मार्ग में नहीं था, ये गलत वाक्य है। अभी हम ऊपर देख के आपको इसका बताते थे। ये वाक्य सही है। उज्जैन के उत्तर और पश्चिम की तरफ आगमन का मार्ग था, आने जाने का। कौन सा मार्ग नदी पे? वो मार्ग आगमन का मार्ग था। ठीक है, देखा है आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाकों में मौर्य साम्राज्य का अंदर थे, हाँ थे। यहाँ आप देखिए मानचित्र नंबर हम लेके जाते हैं आपको। ये जो आपका हिस्सा है ये गंधार और ये क्या लिखा है? लंपक। गंधार और लंपक जो है मौर्य साम्राज्य का जो है अभिलेख है उस यहाँ पे पाया गया है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे भी ये अफगानिस्तान हो गया। और पाकिस्तान में देखिए यहाँ है तक्षशिला जो है पाकिस्तान में ही है। तो ये चीज़ जो है पाकिस्तान के अंदर है। मनसेहरा जो है और दशशिला जो ये पाकिस्तान के हिस्से में आ रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हाँ जो ये मौर्य साम्राज्य के अंदर था। ये सही वाक्य हम कह रहे हैं। लिखा क्या है? चंद्रगुप्त का विचार अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है? नहीं, चंद्रगुप्त का विचार जो है अर्थशास्त्र में नहीं लिखा है। अर्थशास्त्र में जो है राजनीति के बारे में
व्यवस्था के बारे में लिखा है। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम है नहीं, हमने बताया था ना, कलिंग जो है उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ठीक, अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। हाँ, ज्यादातर जो है ब्राह्मी लिपि या तो प्राकृतिक भाषा में लिखी गई। ये वाक्य सही होता है। उन समस्याओं की सूची बनाइए जिसका समाधान अशोक धमन द्वारा करना चाहता था। अब ये हमें सूची बनाना होगा। ठीक, अनका फिर ये कुछ महत्वपूर्ण तारीख है, आप इसे लिखिएगा कि मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले हुई है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा। ठीक, अब लिखा है धमन के प्रचार के लिए अशोक ने किन किन स्थानों का उपयोग किया है। अब किन किन स्थानों का धमन के प्रचार के लिए, श्रीलंका है, ग्रीस है और ये जो स्थानों पे उन्होंने कोशिश की है। ओके बच्चों, मैंने ये लेसन कंप्लीट करा दिया। इसमें जो भी अगर गलती हो उसे माफ़ कीजिएगा, जो समझ नहीं आया उसे आप बताइएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी। ओके बाय।